क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 पार्ट 2। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 पार्ट 2। एक गेटवे टू द वेस्ट सूरत की बात करते हैं यहाँ पर। एक गेटवे टू द वेस्ट सूरत आपके यहाँ पर है। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखिए। यहाँ आपको क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 का पार्ट 2 देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए दो महत्वपूर्ण बात जो आपको एम्पोरियम यहाँ पर देखिए। A place where goods from diverse production centers are bought and sold। यानी कि हम देखिए क्या कि एम्पोरियम तो आपको वाणिज्य केंद्र होता है। वाणिज्य केंद्र का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि एक वाणिज्य केंद्र एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाले माल खरीदा और बेचा जाता है, उसी को हम वाणिज्य केंद्र बोलते हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पर हुंडी क्या होती है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हुंडी Hundi is not recording a deposit made by a person. The amount deposited can be claimed in another place by presenting the record of the deposit। यहाँ देखिए हुंडी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। आगे देखिए एक गेटवे टू द वेस्ट की बात की गई है। यहाँ देखिए एक गेटवे टू द वेस्ट की बात आप यहाँ पर देखते हैं। इसमें जो आपको कहा गया उसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए। एक गेटवे टू द वेस्ट यहाँ देखिए एक गेटवे टू द वेस्ट की बात की। सूरत देखिए सूरत इज इन गुजरात। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम। देखिए वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड along with Cambay, present day Khambat and somewhat later. Ahmedabad, Surat was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Hormuz. Surat has also been called the gateway to Mecca because many pilgrim ships set sail from here। यहाँ पर देखिए कि सूरत जो था, देखिए सूरत पश्चिम का प्रदेश था। सूरत मुगल काल में केबे आज के खंभात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात एवं पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से सूरत देखिए यहाँ पर क्या कि सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। अब आगे हम देखिए क्या कि देखिए इसके बाद हम द सिटी वाज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपुल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड देयर। In the 17th century, the Portuguese, Dutch, and English had their factories and warehouse at Surat. According to the English chronicler of Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port of any given time। देखिए सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डच और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डारे खड़े देखे जा सकते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया यहाँ पर देखिए क्या कि सूरत में अनेक तो यहाँ पे क्या कि there were also several retail and wholesale shops selling cotton and textile. The textile of Surat were famous for their gold-lace borders, jari, and had a market in West Asia, Africa, and Europe. The estate built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world who came to the city. यहाँ पे क्या देखिए there were magnificent building and innumerable pleasure parks। The Khatiyawad Sheikhs or Mahajans, money changers had huge banking houses at Surat। देखिए it is not worthy that the Surat hundis were honored in the far off markets in Cairo in Egypt, Basra in Iraq, and Antwerp in Belgium।
देखिए यहाँ पर क्या है कि सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। राज ने विश्व के देखिए यहाँ पर क्या कि राज ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत में जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिला, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों मान्यता प्राप्त थी। फिर देखिए किंतु आपके यहाँ देखिए कि हाउ एवर, यहाँ जो बात है कि हाउ एवर सूरत बिगिन, देखिए यहाँ पर जो कहा गया हाउ एवर सूरत बिगिन टू डिक्लाइन टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। दिस वाज बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चर द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी because of the because of the decline of the Mughal Empire, control of the sea routes by the Portuguese and competition from Bombay, present day Mumbai, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. Today Surat is a bustling commercial center. अब यहाँ किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अद्र पतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहाँ 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। अब आगे यहाँ पे कहा गया क्या, देखिए आगे आपको क्या है कि देखिए फैक्टर की बात की, मतलब आपके यहाँ पर क्या है, फैक्टर ही आपके यहाँ पर है FACT। और देखिए यहाँ पर क्या फैक्टर आपको है, फैक्टर क्या था यहाँ देखिए, यहाँ पे फैक्टर देखिए ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। यहाँ देखिए क्या जिसको हिंदी में हम गुमास्ता बोलते थे। गुमास्ता क्या होता था, यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी को गुमास्ता हिंदी में कहते थे, अंग्रेजी में फैक्टर्स कहते थे, FACTOR फैक्टर। अब यहाँ देखिए ए पुअर फिशर टाउन की बात की, ए पुअर फिशर टाउन की बात आपको की गई है। मछुआरों के एक गरीब नगर की बात की गई, मछुआरों के एक गरीब नगर ए पुअर फिशर टाउन की बात आपको की गई है। हाँ देखो ए पुअर फिशर टाउन की बात की गई है। मछुआरों का एक गरीब नगर की बात यहाँ पर की गई है। ए पुअर फिशर टाउन दिस इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम बाय विलियम मैथऑल्ड। देखो दिस इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम बाय विलियम मैथऑल्ड ए फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1620। दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा वेयर द राइट्स worshipful East India Company have their agent. It is a small town but populous, unwalled, ill built and was situated within all the springs and breaks. It was first a poor fisher town, afterwards the convenience of the road, a place where ships can anchor, made it देखिए मेड इट आर यहाँ वही अधूरा ही आपको है। इसका आगे यहाँ पर कहा गया तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ, बिना किसी चारदीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ, ना ही यह
ना ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे और चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर जो कहा गया, देखिए यहाँ पर अंग्रेज़ों और हॉलैंड वासियों की मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियाँ बसाने का निर्णय क्यों लिया? अंग्रेज़ों और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम अपनी बस्तियाँ बसाने का निर्णय क्यों लिया? यहाँ पर क्वेश्चन आपको कहा गया। अब देखिए यहाँ से चैप्टर आपको यहाँ से जो ये पेज है वो पूरी तरह से आपको फिनिश। अब आगे यहाँ पर देखिए, तो आगे यहाँ पर जो आपको कहा उसको यहाँ पर देखिए, कंपटीशन आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या कि एक फिशिंग इन, यहाँ पर क्या कि ये आपको कहता है फिशिंग इन ट्रबल वाटर। फिशिंग इन ट्रबल वाटर जो है, देखिए फिशिंग इन ट्रबल वाटर मसूलीपट्टनम की बात करते हैं। तो फिशिंग इन ट्रबल वाटर मसूलीपट्टनम आपके यहाँ देखिए, द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली fish port lay on the delta of the Krishna River. In the 17th century, it was a center of intense activity. Both the Dutch and English East India companies attempted to control Masulipatam as it became the most important port on the Andhra coast. The port at Masulipatam was built by the Dutch. अब आगे यहाँ पर जो खास चीज़ आपको कही गई उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मसूलीपट्टनम, यहाँ पर देखिए क्या कि मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। मसूलीपट्टनम, देखिए मसूलीपट्टनम मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वो आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। हाँ, इसके बाद आगे यहाँ पर कहता है कंपटीशन। देखो कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स। यहाँ पर आपको कहा कंपटीशन, फिर आपको यहाँ पर कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, द गोलकुंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमती, चेतीस एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड prosperous. As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. In 1686-1687, Mughal Emperor Aurangzeb annexed Golconda. फिर देखिए गोलकुंडा के यहाँ पर जो कहा गोलकुंडा के यहाँ पर जो कहा गया, देखिए गोलकुंडा के कुतवाशाही शासकों ने कपड़े, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी, देखिए यहाँ पर क्या विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को धनी, आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आगे यहाँ देखिए क्या कि दिस कॉज, यहाँ पर देखिए क्या कि जब यहाँ पर इस बात को थोड़ा आप देखते हैं, दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। इट वाज ए पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वाज द नॉट इनफ if a port had a connection with the production centers of the hinterland. The new company trade centers, it was felt, should be combine political, administrative and commercial roles. Has the company traders moved to Bombay, Calcutta, present day Kolkata and Madras, present day Chennai. Masulipatam lost both its merchants and prosperity and decline in the course of the 18th century, being today nothing more than a dilapidated title town. अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया,
देखिए अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की कई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करे। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई वर्तमान मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता और मद्रास वर्तमान चेन्नई चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और आज वो एक छोटे से जीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर डिलापीडेटेड मतलब क्या होता है, जीर्णशीर्ण होता है। फिर आपको आगे देखिए न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स की बात आपको की गई है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स की बात आपके यहाँ पर की गई है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स की बात की गई है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स की बात की गई। इन द 16 एंड 17 सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेज एंड टेक्सटाइल which had become popular both in Europe and West Asia. The English, Dutch, and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. Initially, great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffur and Virji Vora, who owned a large number of ships, competed with them. However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agents. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और विरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारी ने जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनी ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गया। The spurt in demand for goods like textile led to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing. It is with more and more people taking them up. Indian textile designs became increasingly refined. However, this period also saw the decline of the independence of craftsperson. They now began to work on a system of advances which meant that they had to weave a cloth which was already promised to European agents. Weavers no longer had the liability of selling their own cloth or weaving their own patterns. They had to reproduce the designs supplied to them by कंपनी एजेंट्स। अब यहाँ पे जो आपको कहा उसको था, यहाँ पे देखिए आपको उसी का आपको था द एज पर डिमांड। देखिए हम द एक्सपर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स एंड हम देखिए क्या वस्त्रों हम के क्या कि वस्त्र देखिए यहाँ पर क्या वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप में रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। उसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया देखिए क्या कि द 18th सेंचुरी देखिए द 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे द 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास which are nodal cities today. Crafts and commerce underwent major changes as merchants and artisans such as weavers were moved into the black towns established by the European companies. Within these new cities, the blacks or native traders
traders and craftspersons were confined here, while the white rulers occupied the superior residence of Fort St. George in Madras or Port St. William in Calcutta. The story of crafts and commerce in the 18th century will be taken up next year. अब देखिए यहाँ पर क्या 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। उस शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कार्यकर्ता सुधाकर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो एक फिगर द बॉम्बे स्ट्रीट, देखिए यहाँ पर क्या कि द बॉम्बे स्ट्रीट अर्ली 19th सेंचुरी आपके यहाँ पर है। प्रारंभिक क्या देखिए, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क आपका यहाँ फिगर आपको दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपके यहाँ देखिए वास्को डिगामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी आपके यहाँ पर दी गई। वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की बात यहाँ पर आपको की गई है। वास्को डिगामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए इन द 15th century यूरोपियन सेलर्स अंडरटूक अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट्स। They were driven by the desire to find ways of reaching the Indian subcontinent and obtaining spices. अब देखिए यहाँ पर 15वीं शताब्दी यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुँचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। अब यहाँ देखिए वास्को डिगामा ए पुर्तगीज सेलर sailed down the African coast, went around the Cape of Good Hope and crossed over to the Indian Ocean. His first journey took more than a year. He reached Calicut in 1498 and returned to Lisbon, the capital of Portugal, the following year. He lost two of his four ships. He lost two of his four ships and of the 170 men at the start of the journey. Only 54 survived in spite of the obvious hazards. The routes that were opened up proved to be extremely profitable, and he was followed by English, Dutch, and French sailors. देखिए पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद अंग्रेज हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया क्या द सर्च फॉर सी रूट्स। देखिए द सर्च फॉर सी रूट्स The search for sea routes to India had another unexpected fallout on the assumption that the Earth was round. Christopher Columbus, an Italian, decided to sail westwards across the Atlantic Ocean to find a route to India. He landed in the West Indies, which got their name because of this confusion. In 1492, he was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal, who occupied large parts of Central and South America, often destroying earlier settlements in the area. अब आगे हम देखिए क्या कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया।
फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपको यहाँ पर इमेजिन यू आर, देखिए यहाँ पे यू आर प्लानिंग ए जर्नी फ्रॉम सूरत टू वेस्ट एशिया इन द 17th सेंचुरी, व्हाट आर द अरेंजमेंट यू विल मेक। यहाँ देखिए, आप 17वीं शताब्दी में सूरत से पश्चिमी एशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, इस संबंध में आप कैसे तैयारी करेंगे। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण वर्ड भी आपके यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वर्ड आपके यहाँ पर की वर्ड्स देखिए, टेम्पल, टाउन्स हो गया, मंदिर, नगर हो गया, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, इम्पोरियम वाणिज्य केंद्र हो गया, ब्लैक टाउन हो गया। यहाँ देखिए आपको क्लास 7 हिस्ट्री है, क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 7, क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 7 है, पार्ट 1। अब यहाँ देखिए ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ की बात है, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय की बात करते हैं। सेटल्ड कम्युनिटीज मतलब एक जगह बसे हुए जो है उसको यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ देखिए जो आपको पहली आपको फिगर है, ट्राइबल डांस, सेंट्रल पेंटेड स्कोर की बात की गई है। जनजातीय नृत्य, संतार, देखिए संतार चित्रकला की बात आपके यहाँ पर है। देखिए यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4, यहाँ पर देखिए क्या कि यू सॉ देखिए यहाँ पर क्या कि यू सॉ आपको यहाँ पर आपको है, यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल, हाउ किंगडम्स रोज एंड फॉल फेल। देखिए इवन हैज दिस वाज हैपनिंग, न्यू आर्ट, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिशेड इन टाउन्स एंड विलेज ओवर द सेंचुरीज। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस, बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर because different kinds of societies evolve differently. It is important to understand how and why this happened. देखिए अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों में विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखिए क्या कि बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपन। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या, इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट सोसाइटी, देखिए यहाँ पर क्या कि इन लार्ज पार्ट्स ऑफ सब कंटिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण। दीज रूल्स हैज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ द लार्ज किंगडम। द डिफरेंस, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर increased under the Delhi Sultans and the Mughals, and this hierarchy between social classes grew further. देखिए इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले ही से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे उच्च और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। अब आगे देखिए बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात की गई। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज आपको यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कि देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज हैज वेल मैनी सोसाइटीज इन द सब continent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. देखिए बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज यहाँ देखिए अलबत्ता या हालांकि दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य, देखिए प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी संग्राहक पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे।
परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे, परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे, परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। अब यहाँ देखिए क्या, ऑन अ फिजिकल मैप ऑफ द सब कंटेंट, ऑन द फिजिकल उपमहाद्वीप का एक बहुत, यहाँ देखिए ऑन अ फिजिकल मैप ऑफ द सब कंटेंट आइडेंटिफाई द एरियाज इन विच ट्राइबल पीपुल में हैव लिव्ड। देखिए उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताए जहाँ जनजातीय लोग रहते रहे होंगे। अब आगे हम देखिए क्या कि मेंबर्स ऑफ, देखिए मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर अनयूनाइटेड। देखिए members of each tribe were united by kinship bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. Others were hunter-gatherers or herders. Most often they combined these activities to make full use of the natural resource of the area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst household according to its own rules. देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें ये कहा गया कि हाँ, यहाँ देखिए प्राइवे अपने, देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो आपको कहा गया कि कुछ दूसरी जनजातियाँ, प्रत्येक जनजाति, देखिए प्रत्येक जनजाति के जो सदस्य थे, प्रत्येक जनजाति के सदस्य आपको नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों को लोग शिकारी संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान, देखिए क्या कि प्राय वे अपने निवास स्थानीय के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। अब आगे देखिए क्या, मैनी लार्ज ट्राइब्स, देखिए मैनी लार्ज यहाँ पर जो कहा गया, देखिए मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ the subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts, and places difficult to reach. Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. देखिए इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। But the caste-based and tribal societies also depend on each other for their diverse needs. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि ऑन अ फिजिकल मैप ऑफ द सब कंटिनेंट आइडेंटिफाई द एरियाज इन विच ट्राइबल पीपुल में हैव लिव्ड। यहाँ पर कहा गया क्या कि उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताए जहाँ जनजातीय लोग रहते रहे होंगे। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया कि मैनी लार्ज ट्राइब्स, तक यहाँ पर क्या कि मैनी लार्ज ट्राइब्स, देखिए many large tribes thrive in different parts of the subcontinent. They usually live in forest, hills, desert, and places difficult to reach. Sometimes they are clashed with the more powerful caste-based society in various ways. Other tribes retain their freedom and preserve their separate cultures, but the caste-based and tribal societies also depend on each other for their diverse needs. This relationship of conflict and dependence gradually cause both societies to change. अब इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली या बढ़ी। सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज, लेकिन जाति आधारित जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों को एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया।
हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कि हू वर ट्राइबल पीपल, देखिए हू वर ट्राइबल पीपल, देखिए यहाँ पर क्या कि जनजातीय लोग कौन थे, हू वर ट्राइबल पीपल, जनजातीय लोग कौन थे, हू वर ट्राइबल पीपल, जनजातीय लोग कौन थे। देखिए कंटेम्प्रोरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, ए फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ऑरल ट्रेडिशन, दीज देखिए these were passed down to each new generation. Present day historians have started using such oral tradition into write tribal histories. यहाँ हम देखिए क्या कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपरा देखिए ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों के इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। देखिए ट्राइबल पीपल, यहाँ फिर आगे कहा देखिए ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखिए द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज इन पंजाब, खोखर, देखिए इन पंजाब द खोखर ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंटेड ड्यूरिंग द 13th and 14th centuries. Later the Gakhars became more important. Their chief Kamal Khan Gakhar was made a noble Mansabdar by Emperor Akbar in Multan. In Multan and Sindh, the Langas and the Langas and Argums dominated extensive region before they were subdued by the Mughals. The Balochis were another large and powerful यहाँ पे क्या कि and powerful tribe in the northwest. They were divided into many smaller clans under different chiefs. In the western Himalaya lived the Sep herd tribe of Gadis. The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahom and many others. अब यहाँ देखिए क्या कि जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अर्गुन, देखिए यहाँ पर क्या कि लंगा और अर्गुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। वे लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या देखिए क्या इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड के चेरो चीफ डॉम्स, क्या देखिए यहाँ पर क्या चेरो चीफ डॉम्स हैड एमर्ज बाय द 12th century. राजा मन सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक एंड डिफीटेड द चेरोस in 1591. A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued under Aurangzeb. देखिए आप under Aurangzeb Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe, the Mundas and Santals. The Mundas and Santals were among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal. देखिए मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक
शाहियों का उदय हो चुका था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलो पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली सभी महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अब आगे यहाँ पर देखिए कुछ खास बातें जो आपके यहाँ पर है, इसका आपका ये मैप है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मैप था, ये मैप जो आप यहाँ पर देखिए किस चीज़ के यहाँ पर मैप है, तो ये लोकेशन ऑफ सम ऑफ द मेजर इंडियन ट्राइब्स। देखिए कुछ आपके भारतीय उपमहाद्वीप जो आप प्रमुख भारतीय उप जनजातियों के, देखिए प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र, इस नक्शा आपको बताना है, खोजना है। यहाँ इस मैप में आपको क्या प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र यहाँ पर दिया गया इस नक्शा में। अभी आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया क्या, क्लैन की बात की गई। क्लैन मतलब कुल होता है, उसकी बात यहाँ पर की गई। देखिए एक क्लैन इज ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। कुल की बात देखिए परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे आगे आपको इसमें है, इसके बाद आपको आगे यहाँ पर इन मैनी एरियाज देखिए यहाँ पर क्या उड़ीसा एंड बंगाल हो चुका। देखिए द महाराष्ट्र, देखिए क्या कि द महाराष्ट्र हाईलैंड यहाँ पे कुछ फिगर भी आपको दिया गया है। देखिए द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलिस। देखिए यहाँ पर क्या, फिर आपको बिलाद यहाँ पर जो कहा गया क्या कि बी राइड्स एंड न्यूमेरस अदर्स। देखिए यहाँ पर क्या बी रेड्स एंड न्यूमेरस अदर्स। कोलिस ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। फर्दर साउथ दे वर लार्ज tribal population of Koragas, Vetras, Marwars, and many others. The large tribe of Bhils was spread across western and central India. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even zamindars. Many Bhil clans nevertheless remained hunter-gatherers. The Gonds were found in great numbers across the present-day states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Andhra प्रदेश। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्या यहाँ आगे कहा गया कि मौजूदा बिहार और झारखंड, ये तो आपको हो चुका था। देखिए इसमें आपको क्या कि देखिए मौजूदा बिहार और झारखंड के इलाकों में, देखिए मौजूदा बिहार और झारखंड के इलाकों में 22वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए। औरंगजेब के समय में देखिए यहाँ पर क्या, औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने आपको चेर के लोगों के कई किलो पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अब ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के फिर आपको यहाँ पर देखिए आपको क्या कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी कोली बेरात कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ लोग दक्षिण में कोरागा और वेतर, मारवा और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। देखिए द लार्ज ट्राइब ऑफ भील वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया बाय द लेट 16th century. Many of them had become settled agriculturists and some even zamindars. Many Bhil clans nevertheless remained hunter-gatherers. The Gonds were found in great numbers across the present-day states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Andhra Pradesh.
भीलों की देखिए आपको क्या कि भीलों की बड़ी जनजाति देखिए भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेती और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। आगे यहाँ पर देखिए क्या कि इसके बाद देखिए यहाँ पर हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपुल लिव्ड। यहाँ पर देखिए मोबाइल पीपुल मतलब क्या, घुमंतू जिसे बोलते हैं। मोबाइल पीपुल मतलब क्या, घुमंतू लोग होता है। देखिए हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपुल लिव्ड, यहाँ देखिए क्या खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। देखिए नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस with their animals. They lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. देखिए खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशु चारे उत्पादों पर निर्भर था। वे खेती और गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। फिर आपको आगे देखिए फिगर 2 में क्या, फिगर 2 में आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिगर 2 भी आपको फिगर 2 और फिगर 2 में आपके क्या कि भील हंटिंग डियर बाय नाइट। देखिए क्या कि भील हंटिंग डियर बाय नाइट, तो रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे है क्या, आगे आपको यहाँ फिगर 3 में देखिए, यहाँ पर फिगर 3 जो आप यहाँ पर देख वो आपको यहाँ पर है क्या कि देखिए ए चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। हियर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड on the backs of camels. Central Asian traders brought such goods to India, and the Banjaras and other traders carried these to local markets. अब आगे यहाँ पे कहता है कि घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा था। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते थे। अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर आगे जो इसमें आपको कहा उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको आगे यहाँ पर क्या कि द प्रोडक्ट, देखिए दे प्रोडक्ट एंड देखिए दे बाउट एंड सोल्ड दीज गुड्स हैज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। तो यहाँ जो कहा गया इसमें उसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर ये कहता है कि चीज़ों के लिए अब यहाँ देखिए क्या दे बाउट, यहाँ पर दे बाउट क्या कि दे बाउट, हम क्या कि दे बाउट एंड देखिए यहाँ पर क्या कि दे बाउट एंड सोल्ड दो। देखिए यहाँ पर क्या कि दे बाउट एंड सोल्ड दी गुड्स हैज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल। द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। देयर कारवां वाज कॉल्ड टंडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चैप्टर 3 यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट grain to the city markets. Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjaras carried a grain on their blocks from different areas and sold it in towns. They transported food grain for the Mughal army during military campaigns. With a large army, there could be 1 lakh blocks carrying grain. देखिए बंजारा लोग यहाँ पर क्या कि चीज़ों के लिए यहाँ पर क्या कि वे लोग आपके यहाँ पर जो कहा गया इसको थोड़ा सा देखिए। ये आपको कहता है कि वे खेती और गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि को विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों खरीद और फरोख्त, खरीद बिक्री भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा का आता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए आपको 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे।
आगे देखिए आपको द बंजारास किसे कहते हैं वहाँ पे ये बताया गया, बंजारे किसे कहते हैं वहाँ पे ये आपको है। देखिए यहाँ पर जो आपको देखिए पीटर मंडी ऑन देखिए पीटर मंडी एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी ही हैज़ डिस्क्राइब द बंजारास। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। देखिए फिर आपको यहाँ पर है क्या कि देखिए इन द मॉर्निंग वी मेट ए टांडा ऑफ बंजारास विथ 14,000 oxen. They were all laden with grain such as wheat and rice. These Banjaras carry their household wives and children along with them. One tanda consists of many families. Their way of life is similar to that of carriers who continuously travel from place to place. They own their oxen. They are sometimes hired by merchants, but most commonly they are themselves merchants. They buy grain where it is cheaply available and carry it to a place where it is dearer. From there they again reload their oxen with anything that can be profitably sold in other places. In a tanda, there may be has 6 or 700 persons. They don't travel more than 6 or 7 miles a day. That too in the cool weather. After unloading their oxen, they turn them free to graze, as there is enough land here and no one there to provide them. देखिए सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें ला देते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 7 सौ तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गायों बैलों पर से सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट हाउ ग्रेन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेज टू सिटीज एट प्रेजेंट। इन व्हाट वेज इज दिस सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच द बंजारास फंक्शन। देखिए पता करें कि आजकल गाँव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है बंजारों के तौर तरीकों से, किया किन मायनों में भिन्न या समान है। आगे यहाँ पर देखिए क्या नोमेड्स एंड देखिए यहाँ पर क्या कि नोमेड्स देखिए खानाबदोश और भ्रमणशील समूह की बात यहाँ पर आपको की गई है। नोमेड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स की बात यहाँ पर खानाबदोश और भ्रमणशील समूह की बात आपके यहाँ पर की गई है। तो खानाबदोश और भ्रमणशील समूह की बात आपके यहाँ पर की गई है। तो नोमेड्स और खानाबदोश और भ्रमणशील समूह आपको नोमेड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स आपको है। देखिए नोमेड्स आर वेंडरिंग पीपुल, मैनी ऑफ them are pastoralists who roam from one pasture to another with their flocks and herds. Similarly, itinerant groups such as craftspersons, paddlers, and entertainers travel from place to place practicing their different occupation. Both nomads and itinerant groups often visit the same place every year. अब यहाँ देखिए every year, यहाँ देखिए खानाबदोश और भ्रमणशील समूह किसको कहते हैं। खानाबदोश में नोमैड्स मतलब खानाबदोश होता है और इटिनेरेंट ग्रुप्स मतलब क्या भ्रमणशील समूह होता है। खानाबदोश घुमंतु लोग मतलब ये आपको नोमैड्स खानाबदोश घुमंतु लोग वे होते हैं उनमें वे होते हैं उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरीवाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया। जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया उसके बाद आगे यहाँ पर आपको कहता है
देखिए चित्र 4 आपके यहाँ पर कहा गया, देखिए चित्र 4 में आपके यहाँ पे एक फिगर भी आपको दिया गया क्या, ब्रॉन्ज देखिए ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल कुतिल, देखिए क्या कि कुतिया कुतिया कौन ट्राइब उड़ीसा। देखिए कहाँ से मगरमच्छ कुटिया कौन जनजाति उड़ीसा के यहाँ पे एक इमेज है 4 में दिया गया है। इसमें देखिए क्या कि मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स देखिए क्या कि मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. Different caste of petty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting, and coals, sacks. Sometime mendicants acted as vending merchants. There were caste of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood. देखिए क्या कई पशुचारी जनजाति मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करते थे। ये लोग रस्सी सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। अभी हम देखिए एक आगे जो आपको यहाँ पर कहा गया कि चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज की बात की गई है। देखिए चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज आपके यहाँ पर है क्या कि बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणी आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज आपके यहाँ पर देखिए हैज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपुल विथ न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, स्मॉल कास्ट और जातिज एमर्ज विद इन वर्नास। देखिए फॉर एग्जांपल न्यू कास्ट, देखिए न्यू कास्ट अपियर अमंगस्ट द ब्राह्मण्स। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज। स्पेशलाइज्ड आर्टिसन, स्मिथ्स, carpenters and masons were also recognized as separate jatis by the Brahmins. Jatis rather than Varna became the basis of organized society. ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। देखिए यहाँ पर क्या जो आपको बदलता समाज और नई जातियाँ और श्रेणी की बात यहाँ पर की गई है उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर आपको छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता, देखिए विशेषज्ञता प्राप्त शिल्प, चौसना, लोहा, बढ़ई और राजमिस्त्री को ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय देखिए वर्ण की बजाय समाज, वर्ण के बजाय समाज के संगठन, देखिए वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। इसको देखिए आपको क्या है डेरिवेशन, देखिए आपको क्या कि डेरिवेशन ऑन जाति जाति विचार विमर्श यहाँ पर क्या गया है कि ये 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उयाकोंडम वो देखिए यहाँ पर क्या कि Uyakondan Udayar in Tiruchirappalli Taluka in present day Tamil Nadu describe the derivation in Sabha chapter 2 of Brahmans. They देखिए यहाँ पर क्या कि they deliberated on the status of a group known as, देखिए यहाँ पर क्या कि known as रथ known as यहाँ पर क्या कि रथकारों, देखिए नॉन एज रथकारों लिटरेरी चैरियट मेकर्स। दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशन विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेज एंड चैरियट्स, इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स विथ इमेज इन देम, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for the king। अब देखिए वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उड़ियाकोंडम उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक रथ बनाने वाले लोगों की समाज स्थिति विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे।
इसके आगे यहाँ पर देखिए एक इमेज आपको एक एक गॉन्ड वुमेन के एक महिला की इमेज दिया है, गॉन्ड महिला की यहाँ इमेज दिया गया। अब आगे यहाँ पर कहता है क्या है, देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसको बोलते हैं, स्थानांतरण कृषि किसको कहते हैं, हम देखिए थोड़ा सा। देखिए ट्रीज एंड बुशेज इन ए फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड burnt. The crop is sown in the ashes. When this land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way. ध्यान देखिए क्या कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। उसी को शिफ्टिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि कहते हैं। अब आगे हम देखिए क्या कि अमोंग द क्षत्रिय, यहाँ पे क्या कि अमोंग द क्षत्रिय आपको यहाँ पे देखिए क्षत्रिय, यहाँ पे देखिए अमोंग द क्षत्रियास, देखिए न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय द 11th and 12th century। दे यहाँ पे क्या कि देखिए दे बिलोंग टू डिफरेंट लिंगेज, देखिए लिंगेज सच एज हुन्स, Chandels, Chalukyas, and others. Some of these two had been tribes earlier. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here a developed society was emerging, and rulers used their wealth to create powerful states. यहाँ देखिए क्या इसमें जो 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच, देखिए क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुए। वे हूर्ण, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पर क्या कि द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजीशन ऑफ रूलर set an example for their tribal people to follow gradually. With the support of the Brahmins, many tribes became part of the caste system, but only the leading tribal families could join the ruling class. A large majority joined the lower jatis of caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh, and the northwest frontier had adopted Islam quite early. They continued. देखिए यहाँ पर क्या कि Islam quite early. They continued reject the caste system, the unequal social order. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. अब the emergence of states is closely related to social change amongst tribal people who two examples of this important part of our history are described below। यहाँ देखिए कि शासकों के रूप में आपको राजपूत गोत्र के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के देखिए शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते थे। सनातनी धर्म हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित और गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। सबसे पहले एक क्लोजर लुक देखें, एक नज़दीक से एक नज़र देखें। यहाँ पर एक क्लोजर लुक मतलब नज़दीक से एक नज़र, हम देखिए द गौंड्स मतलब गौंड जाती है। यहाँ पर देखिए हम देखिए क्या द गौंड्स लिव इन ए वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गौंड्स। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। द लार्ज गौंड ट्राइब
tribe was further divided into many smaller clans. Each clan had its own Raja or Rai. About the time that the power of Delhi Sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. The Akbarnama, a history of Akbar's reign, mentioned the Gond kingdom of Garha Katanga that had 70,000 villages. और फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको ये जो आपको कहा गया कि गौंड लोग देखिए गौंड लोग आपको गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गौंड लोग आपको गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल कर खेती करते थे। विशाल अब यहाँ देखिए क्या कि विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही तो उसी समय कुछ बड़े गौंड राज छोटे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ देखिए यहाँ पर गढ़कंटका के गौंड राज में 70,000 गाँव थे। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि देखिए द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम्स वाज बिकम सेंट्रलाइज। द किंगडम्स वाज डिवाइडेड इनटू गढ़ ईच गढ़ वाज कंट्रोल्ड बाय ए पार्टिकुलर गोंड क्लैन। दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेज कॉल्ड चौरासी। द चौरासी वाज सब डिवाइडेड इनटू बरहॉट्स व्हिच वर मेड अप 12 विलेज ईच। अब आगे देखिए इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। आपको केंद्रीकृत हो रही थी। राजगढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः यहाँ देखिए ये पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था जो 12 गाँव को मिलाकर बनते थे। आगे यहाँ पर देखिए जो खास चीज़ें आपके यहाँ पर कई ये तो आपको हो चुका था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और उसके बाद आगे यहाँ देखिए एक इमेज आपके यहाँ पर मैप 2 जो है गोंडवाना की इमेज आपके यहाँ पर शो किया गया। गोंडवाना का इमेज आपके यहाँ पर है। इसके मानचित्र गोंडवाना की इमेज है। फिर आपको फिगर 6 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको क्या है कि देखिए फिगर 6 जो आप यहाँ पर देख रही है आपको एक कार्व्ड डोर गौंड ट्राइब बस्तर एरिया मध्य प्रदेश। एक नक्काशीदार दरवाजा गौंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में आपके यहाँ पर है। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया आगे आपको यहाँ पर आपको क्या है कि देखिए द एमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गौंड्स सोसाइटी। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेज। ब्राह्मण्स रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गौंड्स राजास एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। द गौंड चिफ्स नो विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। सो अमन दास द गौंड राजा ऑफ गढ़कतंगा assumed the title of Sangram Shah. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Salban the Chandel Rajput Raja of Mahoba। देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया कि बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के क्षेत्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने यहाँ पर क्या कि ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान की भूमि प्राप्त की और अधिक शक्तिशाली बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कंटका के गौंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदे राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अब यहाँ पे जो कहा गया देखिए यहाँ पे जो कहा गया दलपत की यहाँ पे क्या कि दलपत हाउएवर डाइड अर्ली। रानी दुर्गावती वाज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन। देखिए यहाँ पर क्या ओल्ड सन वीर नैरेन अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। इन 1565 द मुगल फोर्सेज अंडर आसफ खान अटैक्ड गढ़कतंगा। ए स्ट्रॉन्ग
a strong resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated. She was defeated and preferred to die rather than surrender. Her son too, देखिए her son too died fighting soon after. अब यहाँ देखिए कि देखिए दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कंटगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार भी और उसने समर्पण करने बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया, उसके बाद आपको यहाँ पर अगला जो आप यहाँ पर देख रहे इसमें आपको यहाँ पर है कि देखिए गढ़ कंटगा वाज ए रिच एस्टेट. इट अर्न मच वेल्थ by trapping and exporting wild elephant to other kingdoms. When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. They annexed part of the kingdoms and granted the rest to Chandra Shah, an uncle of Bir Narayan. Despite the fall of Katanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they become much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelis and Marathas. देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर देखिए गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए डिस्कस वाई द चर्चा करें। देखिए डिस्कस वाई द मुगल वर्स इंटरेस्टेड इन द लैंड ऑफ द गोंड्स। देखिए यहाँ पर मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया द अहोम्स की यहाँ पर बात। द अहोम्स यहाँ पर आपको उसको यहाँ देखिए द अहोम या अहोम जिसको कहते हैं द अहोम देखिए यहाँ पर क्या The Ahom migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century. They created a new style by suppressing the older political system of the Bhuyans, मतलब land lords during the 16th century. They annexed the kingdoms of the Chutias 1523 and of Koch Hajo 1581 and subjugated many other tribes. The Ahoms built a large estate and for this they used firearms as early as the 1530 decades. By the 1660 decades they could even make high quality gunpowder and cannons. अब अहोम्स की देखिए अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1527 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज बनाया और इसके 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते हुए उच्च स्तर बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अब देखिए हाउएवर द अहोम्स फेस्ड मैनी इन्वेशन फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम्स। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। देखिए लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका।
द अहोम, यहाँ पे देखिए द अहोम स्टेट, यहाँ पे देखिए द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपन फोर्स्ड लेबर, दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। देखिए ए सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। पीपुल फ्रॉम देखिए पीपुल फ्रॉम हैवली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। देखिए अहोम क्लैंस, यहाँ पे क्या अहोम क्लैंस वर thus broken up by the first half of the 17th century. The administration became quite centralized. अब आगे यहाँ पर जो कहा गया कि आगे आपके यहाँ पर कहा गया, देखिए अहोम राज बेगार पर, देखिए यहाँ पर क्या कि अहोम राज बेगार पर निर्भर था, अहोम राज बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए, देखिए राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाना था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज में एक जनगणना की गई थी, प्रत्येक गाँव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल आपको टूट गया। 17वीं शताब्दी के पूर्वांध 17वीं शताब्दी का पूर्वांध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। अब आगे यहाँ पर जो कहा उसको यहाँ पर देखिए कुछ फिगर आपको यहाँ पर आपको जो है देखिए ये फिगर आपको देखिए, ये फिगर जो आपको ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत की जो जातियाँ आपको होती है, पूर्वी भारत की जो जनजातियाँ होती है वहाँ पे इसका आपको फिगर दिया गया। पूर्वी भारत की जो जनजातियाँ हैं उनका आपको यहाँ पर फिगर है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे आपको है इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए ये जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको इमेज जो है देखिए यहाँ पर ईयर ऑर्नामेंट कोबाई नागा ट्राइब मणिपुर, ये आपको इमेज यहाँ पर है। देखिए कान के आभूषण कबोई नागा जनजाति मणिपुर का इमेज है। उसके बाद देखिए कि आपके विचार से मुगल, यहाँ पर देखिए व्हाई डू यू थिंक द मुगल्स ट्राइड टू कन्क्वर द लैंड ऑफ अहोम्स। आपके विचार में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स, यहाँ पर देखिए क्या कि ऑलमोस्ट अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें, अब आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या, देखिए कि ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज इन बिल्डिंग्स, ड्रेन्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। द अहोम्स आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। देखिए लगभग सभी व्यक्ति पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। फिर देखिए अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसन, सो आर्टिसन इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। ए खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेज। द peasants was given land by his village community. Even the king could not take it away without the community's consent. देखिए यहाँ पर क्या कि अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों में से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गाँव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या ओरिजिनली, देखिए यहाँ पर क्या ओरिजिनली द अहोम्स, देखिए यहाँ पर क्या ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिपेड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, however, the influence of Brahmins increased. Temples and Brahmins were granted land by the king. In the reign of Shiv Singh, देखिए शिव सिंह 1714 to 1744, Hinduism became the predominant religion. Hinduism became the predominant religion, but the Ahom kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि शुरुआत में अहोम लोग, देखिए यहाँ पर क्या कि शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वांध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह, देखिए यहाँ पर क्या शिव सिंह 1744, शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अब अहोम सोसाइटी वाज वेरी
sophisticated. Ahom society was very sophisticated. Poets and scholars, देखिए यहाँ पर क्या कि poets and scholars were given land grants. Theaters was encouraged. Important works of Sanskrit were translated into the local language. Historical, देखिए historical works known as Burunjis were also written first in the Ahom language and then in Assamese. अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थान देखिए संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुर्जी नामक क्या कि हम देखिए क्या जो आपको बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। अभी हम देखिए जो आपको कहा गया, इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए कंक्लूजन आपके यहाँ पर है। कंक्लूजन जो आपके यहाँ पर है, जो आपको है बोलते हैं निष्कर्ष की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए निष्कर्ष की बात यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं। देखिए कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कंटिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपुल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विथ ईच अदर। दिस इंटरेक्शन कॉज बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी टू अडॉप्ट एंड चेंज। There were many different tribes and they took up a diverse livelihood over a period of time. Many of them merged with caste-based society. Others, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism. Some tribes established, देखिए यहाँ पर some tribes established extensive states with well-organized system of administration. Thus, देखिए they thus became politically powerful. This brought them into conflict with larger and more complex kingdoms and empires. देखिए निष्कर्ष की बात करें, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई। वह कालांतर उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। देखिए स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और समाजों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। अब आगे देखिए द मंगोल्स की बात की गई थी। यहाँ देखिए मंगोल की बात आपके यहाँ पर उसको समझिए। फाइंड मंगोल्स इन योर एटलस। द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर्स ट्राइब इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स। देखिए यहाँ पर क्या दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द forested areas further north by 1206. Chengiz Khan, देखिए Chengiz Khan Genghis Khan had united the Mongol and Turkish tribes into a powerful military force. At the time of his death 1227, he was the ruler of extensive territories. His successor created a vast empire at different points of time. It included parts of Russia, Eastern Europe, and also China and much of West Asia. The Mongols had well-organized military and administrative system. These were based on the support of different ethnic and religious groups. यहाँ देखिए क्या कि अपने एट्रस में मंगोलियाँ ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। मंगोल के वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में आपको चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। अब आगे यहाँ पर आपको देखिए यहाँ से देखिए जो चीज़ें था महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पूरी तरह से फिनिश होता है। इसके बाद हम आपको आगे अगले चैप्टर का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।